लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। क्वेश्चंस ये हैं, किया आप लोगों ने? यस सर। बताओ जरा। फर्स्ट वाला नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टेबल। सेकंड इन्वर्टिबल। इन्वर्टेबल। थर्ड इन्वर्टिबल। फोर्थ इन्वर्टिबल। फिफ्थ फिफ्थ वाला। बाकी लोग चैट बॉक्स में बताओ। सर इन्वर्टिबल। किसी का आंसर डिफरेंट है तो चैट बॉक्स में बताओ। लास्ट वाला सर ये भी इन्वर्टिबल। ये भी इन्वर्टेबल। कोई डिफरेंट है आंसर इनमें से? और किसी ने ट्राई किया है? नॉन इन्वर्टेबल। सर फोर्थ वाला एक बार बता दीजिएगा। एक मिनट अभी चेक कर लें। ठीक है, अभी इनमें से देखो कौन कौन से सही हैं। ये नॉन इन्वर्टेबल होगा, ये इन्वर्टेबल होगा, दिस इज नॉन इन्वर्टेबल। थर्ड इन्वर्टेबल नहीं होगा, ये इन्वर्टेबल है, ये वाला भी इन्वर्टेबल है, ये वाला नॉन इन्वर्टेबल है। अब कितने लोगों का आंसर जो है इनमें से मैच कर रहा है ये बताओ मुझे। किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है? नंबर जिस भी नंबर में है वो नंबर टाइप करो, थर्ड फोर्थ जिसको भी मतलब एक से ज़्यादा है तो सेकंड थर्ड टाइप करो। बताओ जरा किसमें कंफ्यूजन है। थर्ड और लास्ट। ठीक है, हमने डेफिनेशन जो देखी हुई है इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम की, उसमें क्या है जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो अलग अलग इनपुट, हाँ फोर्थ भी ठीक है, दो अलग अलग इनपुट एक जैसे आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर सिस्टम इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल सिस्टम के लिए यूनिक आउटपुट होगा, हर एक इनपुट यूनिक इनपुट मतलब डिफरेंट इनपुट के लिए एक डिफरेंट आउटपुट होगा। दो अलग अलग इनपुट एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते या सेम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पहला वाला तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, दिस विल जनरेट सेम वैल्यू। ठीक है, +5 -5 यू विल गेट +5 ओनली। तो नॉन इन्वर्टेबल, दोनों के लिए आउटपुट सेम है, ये दो अलग अलग इनपुट है, तो आपने ऐसे पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब इस सिग्नल को अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये शिफ्टेड सीक्वेंस है xt-3। इसमें कोई भी ऐसा सिग्नल अगर आप देते हो, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट अलग मिलेगा। इसमें कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, ये शिफ्टेड सीक्वेंस बस है। तो मतलब जो भी इनपुट होगा तो शिफ्ट करेगा ये। तो बेसिकली डिफरेंट इनपुट मतलब डिफरेंट सीक्वेंस, इसलिए आउटपुट भी डिफरेंट होगा। तो दिस इज इन्वर्टेबल सिस्टम। थर्ड वन d/dt ऑफ xt। d/dt ऑफ xt क्यों ये जो है नॉन इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल नहीं है। ये नॉन इन्वर्टेबल इसीलिए है क्योंकि आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dt ऑफ 2, ठीक है, d/dt ऑफ 3, किसी का भी आप डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, जैसे आप ut भी आप कंसीडर कर लोगे 2 टाइम्स ut 3 टाइम्स ut, तो आपको हर कंडीशन में यू विल गेट डेल्टा टी, और डेल्टा टी कंटिन्यूस टाइम में 2 टाइम्स डेल्टा टी और 3 टाइम्स डेल्टा टी डजंट मैटर, क्योंकि इम्पल्स का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग इनपुट में अगर आप कांस्टेंट लोगे स्टिल यू विल गेट 0। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग इनपुट में ये सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है इसीलिए ये नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम होगा। थर्ड वन ये नॉन इन्वर्टेबल होगा। क्लियर है ये? यस सर। फोर्थ वाले में आ जाओ। फोर्थ वाले में n टाइम्स xn, ठीक है, n टाइम्स xn, इसका मतलब एक इनपुट ये है और दूसरा सिग्नल n। तो आप ऑब्जर्व करोगे अगर n का प्लॉट भी, ठीक है, लाइक t पर ये कंटिन्यूस टाइम में है t, जिस पीक में क्या होगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसा। तो बेसिकली आप इनपुट अगर चेंज करोगे
तो यहाँ इनपुट चेंज करने से आउटपुट कब चेंज हो सकता है? जब एंड में कुछ ऑपरेशन ऐसा हो जो एंड चेंज कर सके। बट एंड में अगर आप एंड का प्लॉट देखोगे तो एंड सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके इनपुट से। तो जितने भी टाइम आप इनपुट चेंज करोगे, किसी भी वैल्यू पे आप ट्राई करके देख लो अदर देन 0, तो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू, n×1, n×2, n×3, या और भी कोई दूसरा इनपुट अगर आप लोगे तो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, इसीलिए ये सिस्टम इन्वर्टेबल है, क्योंकि यहाँ जब इनपुट चेंज करेंगे तो यू विल गेट डिफरेंट आउटपुट। हर एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग, अलग अलग इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग आउटपुट मिलेगा, इसलिए ये सिस्टम इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, आ जाओ फिफ्थ में। फिफ्थ वाला इन्वर्टेबल होगा। ये एक जनरल डेफिनेशन भी है कि इंटीग्रेशन एंड समेशन ये होते हैं इन्वर्टेबल। ठीक है, इसका याद रखना फाइनल आउटकम कि इंटीग्रेशन और समेशन इन्वर्टेबल होते हैं, बट इनके ऑपोजिट क्या होंगे? इंटीग्रेशन का ऑपोजिट क्या होता है? डिफरेंशिएशन। हाँ, तो dy/dt और समेशन का ऑपोजिट डिफरेंस। डिफरेंस। हाँ, याद रखना, डिफरेंशिएशन और डिफरेंस ये दोनों नॉन इन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, डिफरेंस कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, तो डिस्क्रीट में आप डिफरेंस लिखते हैं, ये डिफरेंस इक्वेशन है। जैसे मैंने लास्ट किसी एक क्वेश्चन में बताया भी था कि लाइक डिफरेंशियल भी है डिफरेंस इक्वेशंस इन डिस्क्रीट टाइम। तो इंटीग्रेशन और समेशन ये होते हैं इन्वर्टेबल सिस्टम, बट इनके ऑपोजिट क्यों? इसका कारण है, जब आप डिफरेंस लेते हो तो दो सीक्वेंस, जैसे 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, ठीक है, फिर आप ले लो 7 माइनस 6, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस अगर आप लोगे तो हमेशा डिफरेंस 1 मिलेगा। मतलब इनपुट चेंज हो रहा है बट आउटपुट सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस ऐसी डिफरेंशिएशन में तो यू विल गेट 0 ओनली, कांस्टेंट आप कुछ भी लो। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों नॉन इन्वर्टेबल हैं। समेशन इंटीग्रेशन में आप कुछ भी इनपुट ट्राई करके देखो, यू विल गेट डिफरेंट आउटपुट। यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई दूसरा, मतलब डिफरेंट इनपुट से सिंगल आउटपुट मिले, इसलिए ये इन्वर्टेबल है। लास्ट वाले सीक्वेंस में मल्टीप्लीकेशन में xn इंटू xn माइनस 1, xn की वैल्यू 2, xn माइनस 1 की वैल्यू -3, यू विल गेट -6। नाउ xn इक्वल टू -2, xn इक्वल टू xn माइनस 1 इक्वल टू +3, स्टिल यू विल गेट -6। क्यों? मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर में अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव नेगेटिव तो भी सेम आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो भी आपको नेगेटिव सीक्वेंस मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट मैंने चेंज किया, देखो जो डिफरेंट सेट है इनपुट के, एक में 2 -3 है, दूसरे में -2 और 3 है, स्टिल सेम आउटपुट। ऐसे ही आप 2 2 -2 दोनों को जो है मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मतलब साइन यहाँ पे, क्योंकि दो सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उनके साइन कैंसिल हो सकते हैं। क्लियर है? सर एक इसलिए बार ये और भी सिक्स वाला। नॉन इन्वर्टेबल क्यों है? देखो सिक्स्थ में दो सीक्वेंस को आपने मल्टीप्लाई किया, xn इंटू xn माइनस 1। अब मैंने कंसीडर किया है xn की वैल्यू है 2 और xn माइनस 1 है -3, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? yn। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? yn इक्वल टू -6। अब दूसरा केस xn को -2 कंसीडर कर लो, xn माइनस 1 को +3, स्टिल आंसर आपको -6 ही मिलेगा। तो आपने इनपुट पहली बार में 2 और -3 लिया तो आंसर -6 आया, फिर आपने -2 और 3 लिया तो भी आंसर -6। तो दो अलग अलग इनपुट में सेम आउटपुट, इसीलिए ये दो अलग अलग इनपुट में सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए, तभी सिस्टम इन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज नॉन इन्वर्टेबल। क्लियर है ये? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है ना? आगे बढ़ें। हमने क्लासिफिकेशन जो किए हुए हैं, सिस्टम क्लासिफिकेशन, अब थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ जाओ। सिस्टम क्लासिफिकेशन में आप लोगों को मैंने जो है कितने टाइप के सिस्टम बताए टोटल? फर्स्ट लीनियर एंड नॉन लीनियर, सेकेंड टाइम वेरिएंट एंड
टाइम इनवेरिएंट, थर्ड causal and ऑल्टरनेट non-causal, नॉन कॉजल, फोर्थ स्टेबल एंड unstable, अनस्टेबल, फिफ्थ static स्टैटिक and एंड डायनामिक, सिक्स्थ इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना इनको, इनकी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका ये भी है। इनको अगर आप देखोगे, लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास दो चीजें होती है। जैसे कल एक कंफ्यूजन था विकास का कि सर एक्स टी और टी, ठीक है, तो व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनाइट और व्हेन एक्स टी टेंड्स टू इन्फिनाइट, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या है? पहला वाला क्या है? ये दिस इज एम्पलीट्यूड, और सेकेंड वाला टाइम, time, है ना। एक्स टी एम्पलीट्यूड है एक्चुअली, एक्स ऑफ टी लिख रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड। दिस इज टाइम, टी और एन टाइम होता है। ऐसे ही यहाँ पे आप एन लिख सकते हैं और यहाँ एक्स ऑफ एन, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों के केस में बता दिया ये। तो आप देखो जरा, जितने भी क्लासिफिकेशन है वहाँ या तो उस पर्टिकुलर केस में मैग्नीट्यूड की बात हो रही होगी या फिर टाइम की, मतलब उन प्रॉपर्टीज में या तो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होंगी वो, या फिर मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट या एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट। तो मुझे बताओ लीनियरिटी किस टाइप की प्रॉपर्टी है? लीनियरिटी में हम क्या चेक करते हैं? सर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। सभी लोगों को क्लियर है ये? लीनियरिटी में एम्पलीट्यूड क्यों? हम दो सीक्वेंस को ऐड करते हैं, मैग्नीट्यूड चेक करते हैं उनका, फिर हम स्केलिंग करते हैं तो भी मैग्नीट्यूड में स्केलिंग होती है। जो भी ऑपरेशन होते हैं वो मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड में होता है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड। टाइम वेरिएंट, यहाँ ऑपरेशन कहाँ पे देखा जाता है? हाँ चेक, इसमें बताओ, चेक बताओ। सर टाइम पे। times, अच्छा, एक क्वेश्चन क्या एक्स ऑफ मॉड टी लिखा है तुमने? एक्स ऑफ मॉड टी, एक मिनट देखते हैं ना। सेकंड वाला टाइम होगा, हाँ टाइम। थर्ड कॉजल नॉन कॉजल, कॉजल सर नॉन टाइम कॉजल। पर्सपेक्टिव से। टाइम क्यों? टी लेस देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो की बात होती है। स्टेबल अनस्टेबल, एम्पलीट्यूड। स्टैटिक डायनेमिक, टाइम। इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल क्या होगा? एम्पलीट्यूड। सर टाइम एंड ठीक एम्पलीट्यूड है, बोथ। तो इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल में कह सकते हो टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों देखा जाता है ना, बट जो है मेन पैरामीटर इज एम्पलीट्यूड ओनली। टाइम वैसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप जहाँ पे भी इन्वर्टेबल में सीक्वेंस में जो चेक्स लगाते हैं वो एम्पलीट्यूड का होता है कि दो इनपुट सेम आउटपुट जनरेट ना करें, इट मींस फाइनल वैल्यू इज एम्पलीट्यूड ओनली, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड 1 2 और ये 3, और टाइम के 3। ये आपको ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किसमें क्या प्रॉपर्टीज चेक करनी है। थोड़ा रिवाइज करोगे तो जो है हमेशा ध्यान रहेगा प्रॉपर्टीज में क्या चेक किया जाता है। वैसे आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो एक दो प्रॉपर्टीज में या एक दो सिग्नल्स में पर्टिकुलर, बाकी आपको प्रॉपर्टी में इन जनरल कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन क्या है? एक्स ऑफ माइनस टी, नहीं एक्स ऑफ मॉड ऑफ माइनस टी, ठीक है। बताओ जरा एक्स ऑफ, अगर मॉड ऑफ माइनस टी है, इसके सारे केसेस बताओ मुझे, लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा? सारे केसेस बताओ मुझे इनके, इस क्वेश्चन के लिए सारे केसेस बताओ, क्या क्या होगा ये। एक्स ऑफ मॉड माइनस टी, हाँ, या मॉड टी भी लिख सकते हो, मॉड माइनस टी की जगह। एक्स ऑफ मॉड
टी, इट डजंट मैटर, वैसे भी नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। लीनियर होगा कि नॉन लीनियर? लीनियर होगा सर। लीनियर होगा एग्जैक्टली, क्योंकि एम्पलीट्यूड में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ टाइम है। सेकेंड, टाइम वेरिएंट होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा? टाइम वेरिएंट होगा या टाइम इनवेरिएंट होगा? सर टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट होगा, क्योंकि दोनों केसेस में सेम जगह ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इनपुट को शिफ्ट करोगे और टाइम को, तो एक ही जगह चेंजेस होंगे, इसलिए टाइम इनवेरिएंट होगा। अगला, कॉजल होगा, नॉन कॉजल होगा? सर कॉजल होगा। कॉजल सर। कॉजल होगा, ठीक है। अगला, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? टाइम में चेंज है, स्टेबिलिटी मैग्नीट्यूड की चेक की जाती है। क्या होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? स्टेबल, गुड, ठीक है, स्टेबल होगा। और अगला, स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा? एक मिनट, एक प्रॉपर्टी हमने गलत की है। वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ मॉड टी है, ये कॉजल होगा या नॉन कॉजल होगा? सर नॉन कॉजल होगा ये। नॉन कॉजल होगा, क्यों? वाई ऑफ सर -2 एक्स के वाई लिए -2 के लिए गलत एक्स हो जा ऑफ, रहा। हाँ, वाई -2 के लिए x2 हो जाएगा, तो ये नॉन कॉजल, ठीक है। स्टैटिक या डायनेमिक? डायनेमिक, नॉन कॉजल तो डायनेमिक है ना। नॉन कॉजल है, डायनेमिक होगा, क्योंकि सेम इंस्टेंट पे डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। अगला, इन्वर्टेबल होगा, नॉन इन्वर्टेबल होगा? बताओ, इन्वर्टेबल सिस्टम है, नॉन इन्वर्टेबल है? सर नॉन इन्वर्टिबल। क्यों? नॉन इन्वर्टेबल। क्यों? एक्स ऑफ मॉड टी नॉन इन्वर्टेबल क्यों होगा? नॉन इन्वर्टेबल ही होगा, क्यों? क्योंकि x ऑफ -2 और x ऑफ 2 दोनों केसेस के लिए इनपुट x ऑफ 2 ही अप्लाई करोगे आप। मतलब अगर आपने एक सीक्वेंस लिया हुआ है, सपोज वो सीक्वेंस है -2 से लेके +1 तक, एक ये इनपुट है xt, ये अप्लाई कर रहा है सिस्टम में, तो आप अगर x ऑफ -2 भी रखेंगे वैल्यू, ठीक है, x ऑफ -2 में एम्पलीट्यूड डिफाइंड है बट 2 में 0 है, तो -2 के लिए भी इनपुट x ऑफ 2 होगा। इसीलिए दो अलग अलग इनपुट पे भी एक्चुअली यू विल अप्लाई सेम इनपुट, x-2 और x2 दोनों के लिए इनपुट x2 ही अप्लाई होगा, इसलिए आउटपुट भी सेम होगा। तो अलग अलग इनपुट पे भी आउटपुट सेम हो जाएगा, इसलिए नॉन इन्वर्टिबल। क्लियर? यस सर। अब आते हैं आगे, चलो ठीक, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका पूरा। प्रीवियस गेट के कुछ क्वेश्चन हैं, तुम लोग बताना जरा सॉल्व करके मुझे, जो आए हुए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आंसर होंगे इनके, है ना। यह है गेट 2016 का क्वेश्चन। y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t इंटू cos t लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन है, कंसीडर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम विद इनपुट xt एंड आउटपुट yt गिवन बाय दिस। द सिस्टम इज, ऑप्शन है 4, लीनियर,
टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम वेरिएंट, नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट, नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? अनम्यूट करके बताओ जरा एक दो लोग, चैट बॉक्स नहीं क्या बता रहा हूँ? क्या बता रहा हूँ? क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी, लीनियर टाइम वेरिएंट। लीनियर टाइम वेरिएंट। बाकी यस लोग? सर। लीनियर और ऑप्शन टाइम वेरिएंट होगा। सभी को क्लियर है ये? किया भी हमें क्वेश्चन, लीनियर और टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है गेट 2012, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर रिलेशनशिप दिया गया है एक्स टी और वाई टी का, वाई और बहुत ध्यान से समझना, मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया है इससे पहले इस टाइप का। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर समझा हो तो समझ में आ जाएगा आसानी से। माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स टाउ इंटू कॉस 3 टाउ डी टाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से टी लिमिट है एक्स टाउ कॉस 3 टाउ डी टाउ। इसमें पूछा है सिस्टम जो है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं, टाइम इनवेरिएंट स्टेबल, फिर टाइम वेरिएंट स्टेबल, टाइम इनवेरिएंट अनस्टेबल, टाइम वेरिएंट अनस्टेबल। स्टेबिलिटी और टाइम वेरिएंस पूछा आपसे, क्या होगा इसका आंसर? लास्ट क्वेश्चन के लिए टाइम वेरिएंट और अनस्टेबल। बाकी लोग? बाकी लोग बताओ। टाइम वेरिएंट अनस्टेबल, और बाकी लोग? टाइम वेरिएंस कैसे चेक करते हैं? एक बार इनपुट को शिफ्ट करते हैं, दूसरी बार टाइम को शिफ्ट करते हैं। बाकी लोग बताओ, और किसी का आंसर? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इतना डिफिकल्ट नहीं है। टाइम वेरिएंट और अनस्टेबल होगा, क्यों? कोई रीजन बता सकता है टाइम वेरिएंट और अनस्टेबल क्यों होगा? सभी के सेम आंसर हैं, रीजन बताओ क्यों होगा? संजय म्यूट कर लो। संजय विश्वकर्मा, बताओ बताओ, कोई भी बताओ म्यूट करके, क्या कारण है ये टाइम वेरिएंट है और अनस्टेबल है? हाँ बताओ सब। हाँ बताओ सब। टेक्स्ट की वजह से अनस्टेबल, नहीं नहीं, रीजन क्या है? एग्जैक्ट रीजन बताओ, आंसर सही जाना ये नहीं है, आपको रीजन पता होना चाहिए, जस्टिफिकेशन क्यों है ये।
किसी को भी नहीं पता, फिर आंसर कैसे निकाल लिया? जितने लोगों ने आंसर निकाला है वो आया कैसे? डी आंसर लेके आए हो, डी आया कैसे फिर? तुक्का? सर हम्म, सर टाइम वेरिएंस है सर कॉस सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन के कारण, और अनस्टेबल है सर कॉस सिग्नल, क्योंकि सर इनफाइनाइट सर इंटीग्रेशन के कारण अनस्टेबल है। गुड गुड, हाँ यही रीजन है। देखो कॉस मल्टीप्लाइड है मतलब एक, अब यहाँ पे बस समझ में ये आना चाहिए, टी और टाउ ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि सिग्नल एक्स टाउ है तो आप टाउ को मतलब टाइम समझ लो और टाउ को शिफ्ट करो। तो जब टाउ को यहाँ पे जब शिफ्ट करोगे इनपुट को, है ना, तो एक बार यहाँ बस चेंज होगा, अगली बार यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। टी वाई टी लिखा हुआ है और इनपुट में टाउ इसीलिए क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद जब लिमिट अप्लाई करोगे तो फाइनली टाउ की जगह टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा सिग्नल मल्टीप्लाइड है तो टाइम वेरिएंस तो वैसे ही हो गया। एक बार इनपुट चेंज करोगे, दूसरी बार टाइम, तो दोनों चेंज हो जाएंगे और इनपुट में सिर्फ एक्स टाउ चेंज होगा, इसलिए टाइम वेरिएंस है। सेकंड, ये अनस्टेबल इसीलिए है क्योंकि इवन इफ सिग्नल स्टेबल है, ठीक है, आपने ये बाउंडेड इनपुट दिया और ये सिग्नल बाउंडेड मल्टीप्लाइड है, बाउंडेड सिग्नल कॉस्ट बाउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बाउंडेड सिग्नल और बाउंडेड इनपुट दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो बाउंडेड आ जाएगा, फाइनल वैल्यू बाउंडेड होगी। बाउंडेड मतलब फाइनाइट वैल्यू होगी। बट फाइनाइट वैल्यू को आप कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं? माइनस इन्फिनाइट से टी तक, और कॉस 3 टाउ माइनस इन्फिनाइट तक प्रेजेंट होता है, मतलब कॉस हमेशा प्रेजेंट है। तो कॉस को ही अगर आप, ठीक है, कॉस को अगर आप, क्योंकि इनपुट आप ही आपको पता भी नहीं है, ठीक है, इवन इफ इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाउंडेड या कांस्टेंट है, अगर उसको आप इन्फिनाइट टाइम्स ऐड करोगे, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, तो आप माइनस इन्फिनाइट से लेके किसी पॉइंट टी तक इनको ऐड करोगे, तो वन को माइनस इन्फिनाइट से लेके टी तक ऐड करना, वन 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 वन, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? इन्फिनाइट टाइम्स ऐड करना, इन्फिनाइट। तो फाइनली इवन इफ सिग्नल इज बाउंडेड, ठीक है, इनपुट इज बाउंडेड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाउंडेड, बट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो बाउंडेड नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जहां लिमिट्स में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, वहां पे इनकी लिमिट ध्यान देनी जरूरी है। लिमिट अगर फाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट लिमिट है, तो आंसर हमेशा अनस्टेबल होगा। बस सिग्नल भी चेक करना होगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पे यू टी मल्टीप्लाई है, तो यू टी अगर मल्टीप्लाई है तो माइनस इन्फिनाइट से लेके जीरो तक कोई सेंस ही नहीं होगा, तो जीरो से लेके टी तक लिमिट हो जाएगी फाइनली। तो आपको सिग्नल ऑब्जर्व करना है और लिमिट ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे क्योंकि लिमिट इन्फिनाइट से है इसलिए आंसर अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, गेट के और भी क्वेश्चन है सिर्फ प्रीवियस गेट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, गेट 2008, 2 मार्क्स। y ऑफ t इक्वल टू माइनस इन्फिनिट से माइनस टू टी एक्स टी डी टी, ठीक है। सिस्टम पूछा गया है कॉजल, टाइम इनवेरिएंट, स्टेबल, कॉजल, टाइम इनवेरिएंट, अनस्टेबल, नॉन कॉजल, टाइम इनवेरिएंट, अनस्टेबल, नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट, अनस्टेबल। क्या होगा आंसर? हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा?
आया किसी का? बताओ क्या होगा आंसर इसका? चैट बॉक्स में बताओ। डी। ये आसान क्वेश्चन है ये, अभी एक जस्टिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है सेम टाइप के क्वेश्चन का। तो देखो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट अनस्टेबल, इनफाइनाइट सम होगा। इनफाइनाइट से लिमिट होना मतलब इनफाइनाइट सम करना, इनफाइनाइट सम फाइनाइट नहीं हो सकता। इनफाइनाइट सम का मतलब वन को, फाइनाइट वैल्यू को भी अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो यू विल गेट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सम इज ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है। सेकेंड, तो अनस्टेबल वाला ऑप्शन ये और ये सही हो सकता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या चेक करें? टाइम वेरिएंस। टाइम वेरिएंस चेक करोगे, एक बार इनपुट को चेंज करो, तो इनपुट को चेंज करोगे तो माइनस इन्फिनाइट से 2t एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी। फिर आप जो है टी को चेंज करोगे तो वाई, मतलब टाइम में चेंज करोगे टी माइनस टी नॉट, तो यू विल गेट माइनस इन्फिनाइट 2 टाइम टी माइनस टी नॉट। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट में टी है तो बिकॉज ऑफ लिमिट दिस इज टाइम वेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट में ये और बाकी सब टाइम इनवेरिएंट, तो वैसे भी आंसर लास्ट डी वाला सही हो गया। फिर भी कॉजेलिटी चेक कर लो, कॉजेलिटी चेक करो, ठीक है। वाई ऑफ 1 पे कैलकुलेट करना है अगर, तो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए? माइनस इन्फिनाइट से -2 तक, सही है। और वाई ऑफ -1 के लिए माइनस इन्फिनाइट से +2। तो प्रेजेंट मतलब जहाँ आउटपुट कैलकुलेट करना है दैट इज -1, बट इनपुट कहाँ तक चाहिए होगा? +2 तक। लिमिट ऑफ माइनस इन्फिनाइट से +2, टी को चेंज करके देखा हमने। तो y ऑफ -1 के लिए सेकेंड y ऑफ 2 तक जो है आपको, मतलब x2 की वैल्यू चाहिए। तो प्रेजेंट आउटपुट ये है कि ये फ्यूचर इनपुट हो जाएगा, इसीलिए ये नॉन कॉजल है। क्लियर है ये? बी नहीं होगा, बी गलत आंसर है। बी में कॉजल लिखा हुआ, ये नॉन कॉजल, ये टाइम इनवेरिएंट नहीं, टाइम वेरिएंट है। ये तो साफ साफ टाइम वेरिएंट दिख रहा है। टी चेंज करोगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा, जहां जहां टी है वहां वहां चेंज होगा ये। क्लियर है? यहाँ पे भी चेंज करोगे पर यहाँ पे सेंस नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होता, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन गेट का नहीं है ये। वाई टी इक्वल टू एक्स टी और टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 और टी लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0। क्वेश्चन बताओ मुझे, लीनियर, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज बताओ इसमें क्या क्या लगेगी, सारे प्रॉपर्टीज आप बताओ इनमें क्या क्या होगा ये। लीनियर है कि नॉन लीनियर? ठीक है, लीनियर होगा, करेक्ट, लीनियर। टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट? टाइम इनवेरिएंट। और कोई टाइम इनवेरिएंट के अलावा आंसर? टाइम वेरिएंट किसी का आ रहा है? ये टाइम वेरिएंट होगा। तो टाइम वेरिएंट होगा, इनपुट चेंज करोगे तो एक्स टी माइनस टी नॉट और टी ग्रेटर देन 0। हाँ, और जब टाइम चेंज करोगे तो यहाँ पे भी टी माइनस टी नॉट, तो ये टी ग्रेटर देन टी नॉट पे हो जाएगा, एक्स टी माइनस टी नॉट। तो आपको ऐसे दो अलग अलग केस मिलेंगे, इसलिए ये टाइम वेरिएंट है। कॉजल होगा कि नॉन कॉजल होगा? कॉजल होगा, ठीक है। ये मेन प्रॉपर्टीज थी और स्टेटमेंट भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ऑलमोस्ट जो है हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली और मिक्स सारे टाइप के प्रॉपर्टीज देख लिए हैं। म्यूट करो किसका माइक ऑन, सपना। हाँ ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड यूनिट।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है फर्स्ट यूनिट में तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट स्टार्ट करें। इन्वर्टेबल होगा कि नॉन इन्वर्टेबल होगा? इन्वर्टेबल होगा। दो अलग अलग इनपुट में एक जैसे आउटपुट नहीं मिलेगी। युवराज पटेल, ध्यान रखा करो, तुम लोग पढ़ने के लिए आए हो ना, यहाँ पे अगर इस तरीके की हरकत करोगे तो मैं परमानेंटली हटा दूंगा क्लास से। सॉरी। ठीक है, एलटीआई सिस्टम का फुल फॉर्म है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम जो कि लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है, हम उन सिस्टम को अब आगे देखने वाले हैं। तो पहले से आपको दो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में बता दी गई हैं कि लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, बाकी प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखनी। तो ऐसे सिस्टम जो होंगे, अगेन ये है आपके पास एलटीआई सिस्टम, इसमें एक इनपुट होगा, इसका कुछ आउटपुट है। ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी अब ऐड होगी। एक्स टी इनपुट, वाई टी आउटपुट। ठीक है, दिस इज इनपुट और ये आउटपुट। आउटपुट को हम कभी कभी रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स किसका? रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट एक्स टी। तो इनपुट ऑलवेज एक्स टी, वाई टी इज ऑलवेज आउटपुट, और कभी कभी हम इसका टर्म यूज करेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एलटीआई सिस्टम में आप क्या करोगे, अलग अलग इनपुट पे आपको आउटपुट कैलकुलेट करना हो, सिस्टम का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ गिवन एलटीआई सिस्टम फॉर इनपुट जो भी मेंशन है उस इनपुट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर स्पेसिफाई कर दें इनपुट, ठीक है, अगर हम कहें इनपुट हमारे केस में इम्पल्स है डेल्टा टी। फॉर इंस्टेंट हमने कंसीडर किया है कि इस एलटीआई सिस्टम के लिए इनपुट डेल्टा टी है, या इसको हम बोलेंगे इम्पल्स, है ना, इम्पल्स इनपुट है। तो उस केस में जो आउटपुट होगा, इस केस में जो आउटपुट होगा वाई टी, वो होगा, वो हमने कंसीडर किया है एच टी। ठीक है, समझो इसका मतलब क्या है कि मैंने इनपुट कंसीडर किया इम्पल्स इनपुट, और उस समय जो आउटपुट है उसको मैंने एच टी लिखा, एच टी। तो एच टी क्या है? एच टी है इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों? दिस इज रिस्पॉन्स, वाई टी है, ये आउटपुट है इसलिए रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों? क्योंकि इम्पल्स के कारण जो रिस्पॉन्स मिला है वो। तो अब हमेशा ये टर्म ध्यान रखना कि एच टी कहीं भी अगर यूज किया गया है स्मॉल एच ऑफ टी, तो दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लियर है? ऐसे ही डिस्क्रीट में एक्स एन हम बोलेंगे। ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम के लिए एक्स एन हो जाएगा, और यहाँ वाई एन, और डेल्टा की जगह डेल्टा एन, डेल्टा टी की जगह, और वाई टी वाई एन, एच टी की जगह एच एन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एच एन या एच टी इम्पल्स रिस्पॉन्स हैं किसी भी एलटीआई सिस्टम के। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब उस समय इनपुट डेल्टा टी या डेल्टा एन इम्पल्स दिया गया है। क्लियर है? उस समय इनपुट डेल्टा टी या डेल्टा एन दिया गया है। इसका एडवांटेज क्या है वो समझो। इम्पल्स रिस्पॉन्स या इम्पल्स इनपुट दे के हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं? तो हमने कंसीडर किया है कि हमारा रिस्पॉन्स ड्यू टू इम्पल्स एच टी है, तो यहाँ पे
रिस्पॉन्स को डिनोट करने का तरीका होता है टी ब्रैकेट, तो टी मतलब ये रिस्पॉन्स और यहाँ पे होता है इनपुट, ठीक है। इसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो इनपुट होगा। तो अगर मैंने लिखा है h ऑफ t इक्वल टू टी ऑफ डेल्टा टी, इसका मतलब t का मतलब रिस्पॉन्स ड्यू टू डेल्टा टी, वो क्या है एच टी। इम्पल्स इनपुट के कारण जो भी रिस्पॉन्स है वो एच टी है, यानी कि ये फाइनली हमारा रिस्पॉन्स हो गया। अब ये तो हमारा हो गया एल सिस्टम में जब हमने इनपुट क्या दिया हुआ है इम्पल्स, बट कोई ज़रूरी नहीं, हमारे जो एल सिस्टम है उसमें हम डिफरेंट टाइप के इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी ये सब पढ़ने का जो है कारण क्या है, ये रीज़न क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हम पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन जनरल किसी भी इनपुट के लिए अगर आउटपुट कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का आउटपुट ड्यू टू अप्लाइड इनपुट। मतलब किसी जनरल इनपुट, किसी भी टाइप के इनपुट के लिए अगर आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है तो आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक इनपुट एक्स टी और दूसरा इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी। अगर ये दो चीज़ें पता है तो आप वाई टी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझने की चीज़ ये थी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है एच टी है ना। अब हम किसी सिग्नल, जनरल सिग्नल इनपुट की बात करते हैं। फॉर एनी इनपुट एक्स टी, इसके लिए हमको वाई टी कैलकुलेट करना है, वाई टी क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एक्स ऑफ टी को रिप्रेजेंट किया है। अब मैं एक्स टी को लिख रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, मतलब इम्पल्स के फॉर्म में मैं एक्स टी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एक्स टी को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी। तो हमने डेल्टा की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर मैं एक्स टी में डेल्टा टी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे, बताओ जरा कोई भी। चलो ये नहीं पता तो ये सर बता एक्स दो, ऑफ जीरो। एक्स टी, गुड, एक्स ऑफ जीरो मिलेगा यहाँ पे, एक्स ऑफ जीरो, ठीक है। दूसरा एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी नॉट डेल्टा एक्स टी नॉट। इंटू डेल्टा टी, हाँ एक्स ऑफ टी नॉट डेल्टा टी नॉट, डेल्टा टी माइनस टी नॉट या डेल्टा टी नॉट जो है। तो यहाँ से मिलेगा एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट। ऐसे ही मुझे रिप्रेजेंट करना है एक्स टी को डेल्टा टी के टर्म पे, तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिए, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो फाइनली यू विल गेट एक्स टी नॉट, एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट को, ये टी नॉट नहीं होगा एक्स टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट एक्स टी नॉट। ये सब प्रॉपर्टी मैंने इससे पहले बताई हुई है ना। तो अगर आप माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट इंटरवल में एक्स ऑफ टाउ और डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ करते हैं, समझो। अब मैंने टी की जगह टाउ वेरिएबल लिया हुआ है, टाउ, ठीक है, एक्स टाउ डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ। तो यहाँ पे डेल्टा किस पॉइंट पे डिफाइन है, टाउ इक्वल टू टी पे, टाउ इक्वल टू टी पे। तो ये जो सिग्नल होगा एक्स टाउ की जगह हम एक्स टी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से यहाँ पे एक्स टाउ को एक्स टी लिख सकते हैं, इम्पल्स की मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। और क्योंकि इंटीग्रेट किया हुआ है तो फाइनली एरिया अंडर इम्पल्स यूनिटी हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू इससे क्या मिलेगी, एक्स ऑफ टी। सभी को क्लियर है ये? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो तुम लोगों को मैंने जो है एक इससे पहले इम्पल्स की प्रॉपर्टी कहीं बताई है, वहाँ पे मैंने ये बताया था इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी, इसकी वैल्यू क्या होती है,
सर एक्स ऑफ टी नॉट। एक्स ऑफ टी नॉट होता है, ये सभी को पता है। नहीं पता तो देख लेना है ना, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखाई हुई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अब मैं एक्स टी को लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ लेफ्ट साइड में एक्स टी लिख जाए और राइट साइड में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे सो दैट एक्स टी को डेल्टा के टर्म्स में लिख सकें। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टी चाहिए टी नॉट की जगह, तो जहाँ जहाँ टी है, टी नॉट है, वहाँ आपको टी लिखना होगा, ठीक है। और डेल्टा टी माइनस, अब यहाँ पे भी टी हो जाएगा। तो इन दोनों की कंफ्यूजन जो है अलग करने के लिए मैंने एक नया वेरिएबल यूज किया, ठीक है। नया वेरिएबल क्या यूज कर लिया, टाउ। तो क्योंकि शिफ्टिंग यहाँ पे होती है वेरिएबल में, तो इसको भी वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होगा टाउ। तो यहाँ टी वेरिएबल नहीं है, टाउ वेरिएबल हो गया, और डी टाउ। तो मैंने टी की जगह टाउ यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि फाइनली जो वैल्यू है वो एक्स टी चाहिए। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो विथ इन माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी आपको, क्योंकि वेरिएबल अब टाउ है, तो टाउ इक्वल टू टी रिप्लेस होगा एक्स टाउ की जगह, और एरिया अंडर एक्स टी माइनस टाउ, क्योंकि हम माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। तो फाइनली यू विल गेट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ रिप्लेस होने के बाद एक्स टी ही मिलेगा। इन दोनों को कोरिलेट करके देखो, इसको हम बोलते हैं, जो ये एक्स टी लिखा हुआ है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट एक्स टाउ एच सॉरी डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ, इसको बोला जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिग्नल ऑफ सिग्नल एक्स टी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी। किसी सिग्नल एक्स टी का डेल्टा के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन है ये तुमने सैम्पलिंग में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जब इम्पल्स ट्रेन पढ़ी होगी ना एनालॉग कम्युनिकेशन में, तो वहाँ किसी सिग्नल में मल्टीप्लाई करते हैं इम्पल्स ट्रेन, ठीक है, काइंड ऑफ। तो यहाँ जो है मैंने प्रॉपर्टी से रिलेट कर दिया, जो हमने प्रॉपर्टी इम्पल्स की पढ़ी हुई है, एक बार जाके उससे जो है दोनों को कोरिलेट करना। तो यहाँ टाउ इसलिए चेंज किया गया है ताकि फाइनली एक्स टी मिल जाए, तो यहाँ वेरिएबल टाउ है। क्लियर है थोड़ा बहुत कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बताओ भाई, हाँ या ना। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। इसमें समझाने वाला कोई पॉइंट बचा नहीं है। देखो मैंने सिर्फ जो पुरानी प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी तुम लोगों को याद है तो रिलेट कर सकते हो। ये वाली प्रॉपर्टी कितने लोगों को याद है, पहले ये बताओ, एक्स टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी, इसकी वैल्यू होती है एक्स टी नॉट। ये कितने लोगों को पता है? अब अगर ये पता है तो मुझे इसी फॉर्मूले में, इस मतलब पूरे फॉर्मूले में मुझे यहाँ एक्स टी नॉट की जगह एक्स टी चाहिए है, ये मैं चाहता हूँ। तो एक्स टी के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। मैंने राइट साइड चेंज कर दिया, अब लेफ्ट साइड में तुम मुझे बताओ क्या क्या चेंज करने होंगे। क्यों, पहला चेंज क्या करना होगा, टी नॉट की जगह टी चाहिए, तो इस टी नॉट की जगह क्या लिखोगे, टी लिखोगे ना। अब लेकिन टी लिखने में दिक्कत क्या होगी, क्योंकि टी ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है, टी माइनस टी 0 हो जाएगा। तो और टी वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे टी जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पे भी अगर टी लिख दोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने क्या चेंज किया, पहला डेल्टा टी की जगह टाउ एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लिया, टाउ माइनस टी, ठीक है। तो फॉर दैट इंस्टेंट टी यहाँ पे कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में, टाउ माइनस टी लिखने में ये एडवांटेज क्या हो गया कि नाउ यू कैन रिप्लेस टाउ इक्वल टू टी, जहां पे भी टाउ आएगा, क्यों, टाउ अब वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि टाउ वेरिएबल है और हमको एक्स की जगह यहाँ पे फाइनली हम चाहते हैं एक्स टी आ जाए, तो ये एक्स ऑफ टाउ हो गया, ये क्लियर है। और ये डी टाउ हो गया। तो क्योंकि एक्स टी लिखूं या एक्स टाउ लिखूं, वेरिएबल चेंज करने से कोई जो है, अब इसको साइन टी बोलूं मैं या साइन एक्स बोलूं, इससे इसका नेचर तो चेंज होगा नहीं।
तो मैं चाहे एक्स टी बोलूँ या एक्स टाउ बोल दूँ, उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ये समझ में आ रहा है? यस सर, ओके सर। हाँ सर ये आपने ब्लैक हाँ, ब्लैक वाला जो इक्वेशन लिखा है उसमें आपने डेल टी माइनस टाउ लिखा है। डेल टी माइनस, हाँ टाउ, और अभी अभी आपने हाँ, इसमें बताया डेल टाउ माइनस टी। टी माइनस टाउ कर लो उसको। वैसे एक चीज़ क्या कहते हैं तुम लोगों ने इम्पल्स की प्रॉपर्टी, हम टाउ माइनस टी माइनस टाउ ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने अलग लिख दिया, पर तुम लोगों को इम्पल्स की प्रॉपर्टी तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ी नहीं है। इम्पल्स में स्केलिंग प्रॉपर्टी एक होती है, थोड़ा बहुत जो घर पे अगर कुछ जो एक बार ऑब्जर्व करोगे, डेल ऑफ अल्फा टी की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा। 1 अपॉन अल्फा डेल टी। गुड, 1/mod अल्फा डेल टी, 1/mod अल्फा होता है। यस सर, यहाँ अल्फा तो हो मुझे ये बताओ डेल ऑफ माइनस टी क्या होगा? सर डेल टी। माइनस। डेल टी, फाइनली यू विल गेट डेल टी, 1/mod -1 और डेल टी हो जाएगा। ऐसे ही मुझे बताओ डेल टी माइनस टाउ और डेल टाउ माइनस टी एक ही चीज है या अलग अलग है? सेम है। सर सेम चीज। दोनों एक ही है। क्यों? माइनस कॉमन निकालोगे, फाइनली जो स्केलिंग है वो हो जाएगी, यू विल गेट सेम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हमेशा हम यूज करेंगे टी माइनस टाउ, ये ध्यान रखना, टी माइनस टाउ यूज करेंगे ना, टी माइनस टाउ ही होगा ये, यूज करेंगे। बाकी आप लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं होने वाला। क्यों? कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक ही वैल्यू यूज करेंगे, टी माइनस टाउ, ध्यान रखना। तो मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को, फिर से वापस आते हैं टॉपिक पे, कि हमारे केस में हमने इनपुट कंसीडर किया है एक्स टी, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया था सेशन, है ना? देखो जरा एक बार फिर से जरा जल्दी से। हमारे पास डेल्टा टी इनपुट है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स एच टी है। अब किसी जनरल इनपुट एक्स टी के लिए वी वांट टू कैलकुलेट आउटपुट वाई टी, तो मैंने क्या किया है, एक्स टी को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी लिखा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास है क्या किसी की अभी यहाँ पे? 11:30 से नेक्स्ट लेक्चर है किसी का? सर सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। आवाज आ रही कि नहीं? यस सर आ रही है। हाँ सर बताओ अभी कोई नेक्स्ट। शेड्यूल, अभी अच्छा किसी ने शेड्यूल नहीं किया। चलो ठीक है, 5-10 मिनट और इसको कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है। तो यहाँ हमने एक्स टी को डेल्टा के टर्म में लिख लिया है। क्यों लिखा है? कारण ये है कि वी नो द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम व्हेन इनपुट इज डेल्टा। डेल्टा के लिए आउटपुट एच टी होता है। अब मुझे पता है कि ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ध्यान रखो, अब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। मुझे जो है आउटपुट ड्यू टू डेल्टा पता है एच टी है, ठीक है। अब मैं रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ वाई टी फॉर इनपुट एक्स टी, जनरल इनपुट एक्स टी के लिए। तो मुझे वाई टी कैलकुलेट करना है, तो मैं ये टी की जगह इस वैल्यू को, एक्स टी की जगह इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, एक्स टाउ डेल्टा टी माइनस टाउ बी टाउ। अब देखो, जैसे ही मैंने ये रिप्लेसमेंट किया, तो रिस्पॉन्स ड्यू टू डेल्टा टी माइनस टाउ वो मुझे कैलकुलेट करना है इस इंटीग्रेशन में। रिस्पॉन्स ड्यू टू डेल्टा टी माइनस टाउ वो मुझे कैलकुलेट करना है इस इंटीग्रेशन में, और मुझे रिस्पॉन्स ड्यू टू डेल्टा टी पता है, जैसे एच टी, और ये सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट है। तो मुझे बताओ रिस्पॉन्स ड्यू टू डेल्टा टी माइनस टाउ क्या होगा? बताओ। लीनियर 1। है, टाइम इनवेरिएंट है। नहीं बेटा, ऐसे मन से कुछ भी ऐसे होता है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। रिस्पॉन्स डेल्टा टी के कारण एच टी है, तो डेल्टा टी माइनस टाउ के कारण क्या होगा?
एच टी सर माइनस एच ऑफ टी। एच ऑफ टी माइनस टाउ होगा। ऑब्वियसली इतनी आसान चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो दिक्कत है, क्योंकि टाइम इनवेरिएंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, अगर एक्स टी के कारण वाई टी है तो एक्स टी माइनस टी नॉट के कारण क्या होगा, वाई टी माइनस टी नॉट। यस सर। तो अगर डेल्टा टी के लिए एच टी है तो डेल्टा टी माइनस टाउ के लिए क्या होगा, एच एच टी टी माइनस माइनस टाउ। टाउ। तो वाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट एच टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ हो जाएगा ये। यस सर। दिस इज फाइनल वैल्यू, ठीक है, दिस इज फाइनल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, शायद आप लोगों ने इससे पहले कहीं पढ़ा होगा। बताओ क्या है, मैथ्स में या कहीं और दूसरे कुछ टॉपिक में। दिस इज कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से जो है अभी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखो, किसी भी जनरल इनपुट एक्स टी के लिए अगर आउटपुट वाई टी कैलकुलेट करना है तो ये आपका एक्स टी, एक्स टाउ या एक्स टी कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इनपुट पता होना चाहिए, दिस इज इनपुट और दिस इज रिस्पॉन्स ड्यू टू इम्पल्स, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स पता होना चाहिए किसी भी सिस्टम का, तो आप वाई टी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विथ एच टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है कॉन्वोल्यूशन का, ये जो है कॉन्वोल्यूशन का साइन, वाई टी इक्वल टू एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विथ एच टी। इसका जो है एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन ये लिखा हुआ है, लिमिट माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये जो है सर इम्पल्स रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का मतलब कि उस सिस्टम में अगर इनपुट एक्स टी इक्वल टू डेल्टा टी दिया है तो वाई टी क्या है, वाई टी या एच टी पता है अगर, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि एक सिस्टम है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स यू टी है, तो अब इनपुट अगर आपने टी यू टी दिया है तो वाई टी क्या होगा बताओ। ऐसे एक्स मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया होगा, इनपुट दिया होगा, पूछेगा आपसे वाई टी। इम्पल्स रिस्पॉन्स का सर मतलब प्रैक्टिकल व्हेन सिस्टम इनपुट इज में डेल्टा। हम इम्पल्स रिस्पॉन्स देते हैं? हाँ बेटा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उसका एक बार तुम जो है सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ ना रेफरेंस कहाँ से इसको पढ़ना है। इस टॉपिक को एक बार सभी लोग सॉम सीरीज, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और मैं अभी ग्रुप में भी डाल देता हूँ। सॉम सीरीज, ये यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल थोड़ी सी थ्योरी भी मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे की सीधे जो है, एक हो गया आपका ओपनहेम और दूसरा सॉम सीरीज, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों की प्रैक्टिस करोगे तो सिग्नल सिस्टम अच्छे से बनने लगेगा। सॉम सीरीज से जो है थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन इसका एल सिस्टम का, एल सेकेंड यूनिट है सॉम सीरीज की, उसको एक बार पढ़ो, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ो, एग्जैक्टली सेम एनालिसिस में दिया हुआ है। तो कल जब क्लास में आओगे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, देन वी विल स्टार्ट जो है ये सेकेंड टॉपिक रिस्पॉन्स कैलकुलेशन। रिस्पॉन्स कैलकुलेशन मतलब कॉन्वोल्यूशन जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बट थोड़ा सा ये बैकग्राउंड जो है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम ये फॉर्मूले को जो है हमने इंट्रोड्यूस किया है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी जो है ग्रुप में ये पोस्ट कर देता हूँ सॉफ्ट कॉपी बुक की, उसको एक बार देखो। अभी यहीं स्टॉप करते हैं।